यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, फॉक्स स्टार स्टूडियोज, नाडिया अडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, ये हमारे देश के कई बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि हमें कई हिट फिल्म्स दे चुके हैं और कैपेबिलिटी रखते हैं कई सौ करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म्स देने का। तो असली सवाल यहाँ ये आता है कि अभी तक इंडिया में कोई बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों नहीं बना। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रोसिंग मीडिया फ्रेंचाइजी है जिसने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कई सारी इंटरकनेक्टेड मूवी दिखाकर ऑडियंस को एंटरटेन तो किया ही, पर इसके साथ साथ इस यूनिवर्स ने $29.5 बिलियन यानी 2,40,000 करोड़ रुपए कमा लिए और ये सब मार्वल ने किया सिर्फ 32 प्रोजेक्ट्स रिलीज करके। गेस करो हमारे देश में हर साल अराउंड कितनी मूवीज बनती है। मैं सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड और सारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को मिलाकर अराउंड 1500 से 2000 फिल्म्स हर साल इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं। और इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि इतनी सारी फिल्में हर साल बनने के बावजूद भी इंडिया में एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लेवल की फ्रेंचाइजी आ जानी चाहिए थी, वो भी आराम से। तो अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड या कोई बड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हमें एक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लेवल की फिल्म फ्रेंचाइजी दे सकती है। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं कि क्या बॉलीवुड हमें एक सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइजी दे सकता है मार्वल के लेवल का? आंसर है हाँ, दे सकते हैं, बहुत आराम से दे सकते हैं। वीडियो खत्म, यही तो था आंसर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पर असली सवाल अब ये है कि क्यों हमें अभी तक कोई सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइजी नहीं मिली है। उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऐसी बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी के लिए क्या चाहिए और क्या वो चीजें हमारे पास हैं। तो सबसे पहली चीज चाहिए एक जबरदस्त स्टार्ट। एग्जाम्पल लेते हैं मार्वल और डीसी दोनों का। मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया आयरन मैन से और डीसी ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया मैन ऑफ स्टील से। इन दोनों मूवीज में कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि ये दोनों मूवीज कहीं भी सिनेमैटिक यूनिवर्स को हिंट नहीं कर रही थी। यहाँ फोकस था ऑडियंस को एक अच्छी, एक सॉलिड ओरिजिन स्टोरी देने का। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के केस में फैंस को लिटरली आयरन मैन 2 और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर तक आइडिया भी नहीं था कि हमें कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स दिखने जा रहा है। वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को तो पहले असेंबल यानी एवेंजर्स 1 में आइडिया लगा कि ये एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहां स्टोरीज इंटरकनेक्टेड हैं। डीसी ने मार्वल के पहले असेंबल के बाद शुरुआत करी और अपनी दूसरी मूवी से लोगों को हिंट दिया सिनेमैटिक यूनिवर्स का। और जहां लोग डीसी को मार्वल से बहुत पीछे मानेंगे, वहीं प्रॉफिट की बात करी जाए तो डीसी प्रॉफिट कमा रहा था पिछले साल से पहले तक। तो बॉलीवुड में अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स को शुरू करना है तो वो शुरुआत पहले ही ये अनाउंस करके नहीं करनी चाहिए कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, बल्कि आपको लोगों के एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पहली मूवी अच्छी देनी है, एक सॉलिड स्टोरी अच्छी ओरिजिन के साथ। मिन्नल मुरली, रजनीकांत की पहली रोबोट और क्रिश इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन तीनों मूवीज में कहीं भी हिंट नहीं किया गया कि आगे कोई सीक्वल आएगा या ये मूवीज एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। ये तीनों मूवी एक अच्छी सोलो मूवीज थी जिन्हें पोटेंशियल था और अभी भी है फर्दर सीक्वल लाने का या इवन इन्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्सपैंड करने का। दूसरी चीज चाहिए फेज और असेंबल। ये वो स्टेप है जिसमें बहुत कम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। मेरे हिसाब से लिटरली मार्वल ही इसमें सक्सेसफुल हुआ है। फेज और असेंबल का मतलब है कि आपको सेट ऑफ मूवीज डिसाइड करनी है एक फेज में, जिसमें 6-7 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की मूवीज आप लाइन से दिखा दो, जिसके एंड में एक असेंबल कंपलसरी है। असेंबल ही मेगा रिवॉर्ड है ऑडियंस के लिए और इवन फिल्म मेकर्स के लिए। ऑल्दो ये मुश्किल स्टेप है, इसके लिए फिल्म मेकर्स को बहुत खर्चा करना पड़ता है, जिनमें पहली मूवी के चलने के बाद आगे की मूवीज फ्लॉप होने का खतरा भी होता है। हालांकि यहाँ पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंस रखते हुए फिल्म मेकर असेंबल तक आ गए तो फायदा होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मार्वल स्टूडियोज के फेज 1 का टोटल बजट था $1 बिलियन यानी अराउंड 8,000 करोड़ रुपए, जबकि मार्वल ने टोटल कमाई करी $3.8 बिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली 31,000 करोड़ रुपए की, जिसमें असेंबल ने अकेले $1.5 बिलियन कमाए, यानी कमाई का ऑलमोस्ट 40% हिस्सा आया असेंबल से। तो चाहे कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स हो, उसका असली फायदा सिर्फ और सिर्फ असेंबल से ही निकल सकता है। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये पार्ट मुश्किल है। वार्नर ब्रोस के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज होते हुए भी उन्हें पहली जस्टिस लीग लाने में बहुत परेशानी हुई। इवन जस्टिस लीग इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसके साथ की परेशानियों को झेलने के साथ वार्नर ब्रोस उस तरीके की कमाई नहीं कर पाया जिस तरीके की कमाई की जा सकती थी। इसका मेन रीजन माना जाता है एग्जीक्यूटिव्स का लगातार इंटरफेयर करना मूवी मेकिंग प्रोसेस में, इनिशियल स्क्रिप्ट को पूरा का पूरा चेंज कर देना और हर दिन किसी नई कंट्रोवर्सी में घुसे रहना। मार्वल स्टूडियोज कहीं ना कहीं बहुत लकी है कि उनके पहले 3 फेज बिना किसी परेशानी के निकल गए, क्योंकि अभी खुद मार्वल भी अपने फेज के एंड में असेंबल नहीं कर रहा और इसका उनको नुकसान भी हो रहा है। तीसरी चीज है एस्टैब्लिश एपिक को फॉलो करना। पहले मैं बता देता हूं कि मेरा ऐसा कहने का मतलब क्या है। ऑलरेडी लिखी हुई बुक जो कि ऑडियंस के बीच अच्छा रिजल्ट दिखा चुकी है,
उस पर मूवी बनाने में कम रिस्क है और लिटरली स्क्रैच से नई स्टोरी पर मूवी बनाने में ज्यादा रिस्क है। इसके बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है हमारे सामने हैरी पॉटर, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, मार्वल कॉमिक्स, डीसी कॉमिक्स, विचर और इवन मेजर एनिमे सीरीज। अगर कोई बुक ऑलरेडी फैंस के बीच फेमस है तो आपको रिलीज से पहले तो वर्ड ऑफ माउथ अच्छा खासा मिलता ही है, प्लस आप बहुत आराम से कैजुअल ऑडियंस को हार्डकोर फैंस में कन्वर्ट कर पाते हो, जिसकी वजह से आपके फैंस आपके प्रोडक्ट को फ्री में आपके लिए मार्केट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ऑलरेडी सोर्स मटेरियल पर भरोसा है। गेम ऑफ थ्रोन्स की स्पिन ऑफ सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन के ऑडियंस के सामने आने से पहले प्रोडक्शन से ज्यादा फैंस कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनको पता था कि स्टोरी में बहुत दम है, अब बस एग्जीक्यूशन देखना है और एग्जीक्यूशन बढ़िया होते ही सीरीज हिट हो ही गई। मार्वल और डीसी को लेकर ऑडियंस आज कह रही है कि इनमें अब उतना दम नहीं रहा, पर सुपर हीरो फैंस जानते हैं कि अभी मार्वल और डीसी के पास कई जबरदस्त स्टोरी लाइन्स हैं जिनसे ऑडियंस के होश उड़ सकते हैं। तो इंडिया के पास अपनी खुद के कई एपिक्स तो हैं ही, जैसे रामायण और महाभारत जैसी महाकथा, जिनको अगर सही एग्जीक्यूशन के साथ सामने लाया जाए तो लोग इन मूवीज को देखेंगे ही। महाभारत को पिक्चर हॉल में देखने के लिए हमारे देश में हर कोई एक्साइटेड है और महाभारत इतनी बड़ी एपिक है कि यहाँ मूवी, सीरीज, स्पिन ऑफ बहुत आराम से निकल सकते हैं, जहाँ असेंबल भी बहुत आराम से दिखाया जा सकता है, वो भी कई बार। और यहाँ राइट्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि महाभारत सबकी है। महाभारत और रामायण के अलावा हमारे देश में राज कॉमिक्स हैं जिनके फैंस देश के कोने कोने में हैं। इनके कैरेक्टर्स पर मूवी कई बार टीज भी करी गई पर कोई इसके साथ सामने आया नहीं। इवन बाहर की भी स्टोरीज उठाई जा सकती हैं, पर मेन पॉइंट यहाँ ये है कि ऑलरेडी सामने आ चुकी बुक्स को फॉलो करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब आते हैं मिसलीनियस पर। तो मिसलीनियस में आ जाता है कास्टिंग टिप्स, क्रेडिट सीन्स और कैमियोज। ये चीजें हमारे देश में ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते नहीं हैं, पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के एंगल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात की जाए कास्टिंग की, तो कास्टिंग का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्वल ने कास्टिंग में सबसे ज्यादा ध्यान दिया और 3 फेस पॉसिबल हो पाए। वहीं डीसी ने कास्टिंग को माना कि हम बड़े एक्टर्स लेकर आएंगे और उनको आगे जाकर इतनी दिक्कत हुई कि उनके कुछ एक्टर्स अगले प्रोजेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाए। सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक्टर्स की चॉइस बहुत सोच समझ कर करी जाती है, ना ही सिर्फ वो कैरेक्टर के साथ जस्टिस करें पर वो सही टाइम पर अवेलेबल भी हो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कोई परफेक्ट नहीं मान रहा था उनकी कास्टिंग के टाइम, पर सही लोगों ने उन पर भरोसा किया और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज जहां है उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का बहुत बड़ा हाथ है। क्रिस एवंस अपनी पहली मूवी में कास्ट होने से लेकर लिटरली एवेंजर्स एंड गेम तक हर साल एक ना एक मार्वल मूवी में दिखते रहे। पर हमारे देश में आज भी ऑडियंस बड़े नाम को ज्यादा वैल्यू देती है, पर बड़े नाम सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए सेफ नहीं है। यहाँ ज्यादा बेहतर ऑप्शन है मॉडरेशन। ऐसे एक्टर्स जो कि मॉडरेटली फेमस हो पर एक्टिंग वाइज उनका कोई मुकाबला नहीं हो, और ऐसे एक्टर्स और एक्ट्रेस की कमी नहीं है हमारे देश में। बेसिकली यहाँ अंडररेटेड एक्टर्स चाहिए। अब बात करें क्रेडिट सीन्स की, तो मैं बहुत हैरान था कि ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स मूवी होने के सारे चेक मार्क्स हिट कर रही थी, उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन ही नहीं था। ये बहुत सोचने वाली बात है। पोस्ट क्रेडिट सीन्स कभी कभार पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को बचा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहली एवेंजर्स मूवी और एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में थैनोस का दिखना फैंस को कई सालों तक एक्साइट करता रहा आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए। आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में थॉर का हैमर दिखना फैंस के लिए एक्स्ट्रा ट्रीट था। तो पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहिए को चलते रहने देने के लिए, जिससे फैंस हमेशा एक्साइटेड रहें फ्यूचर के लिए। लीडरशिप पर आते हैं। मार्वल स्टूडियोज के पास एक आदमी है जिसके ज़्यादातर डिसीजन रिस्पॉन्सिबल हैं मार्वल की सक्सेस के लिए, और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उसकी हर जगह सुनी भी जाती है, और वो है केविन फाइगी। एक ऐसा फिगर जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टोरी, सुपर हीरोज के असेंबल और इवन इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि सुपर हीरोज के सूट का डिजाइन कहां से आना चाहिए। इस लेवल के डिटेल का ध्यान रखने वाला लीडर रेयर ही दिखता है, और यही वो की प्लेयर है जो डीसी के पास नहीं था, पर उन्होंने हाल फिलहाल इस चीज पर इन्वेस्ट किया और जेम्स गन और पीटर सैफरन को ये पोजीशन दी। ये एक इंपॉर्टेंट मूव है और बॉलीवुड या किसी भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इसी टाइप के लीडर की जरूरत है जो कि हर डिटेल को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्स की हर स्टोरी को इंटरकनेक्ट करते चले। लास्ट मिसलीनियस बात करते हैं कैमियोज की। कैमियोज एक ऐसी चीज है जिसमें बॉलीवुड मूवीज एक्सेल करती हैं। चाहे हम बात करें तू झूठी मैं मक्कार में प्यार का पंचनामा के कैरेक्टर्स के अपनी स्टोरी सुनाने की, या हम बात करें ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम मोहन भार्गव होने की जो कि उनका नाम स्वदेश मूवी में था, या हम बात करें डुप्लीकेट में काजोल के कैमियो की, या हम बात करें चिट्ठी का रावण में दिखने की। बॉलीवुड का कैमियोज के मामले में कोई कंपटीशन नहीं है। तो ये वो पार्ट है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है और कहीं ना कहीं प्रॉमिस देता है कि बॉलीवुड और इवन हमारे देश की बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज हमें बहुत आराम से एक ज़बरदस्त सिनेमैटिक यूनिवर्स दे सकती है।
तो दोस्तों ये थी वीडियो बॉलीवुड या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हमें कोई भी बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स देने की। ये वीडियो पहले डियर बॉलीवुड होने वाली थी, पर मुझे लगा एक क्वेश्चन से टॉपिक को शुरू करना या हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना ज्यादा अच्छा तरीका रहेगा। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड और भी डिटेल है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं आपको हमारी सुपर एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you guys. This is Aman Sinha and you are super. Peace.